हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सेवंथ एल्डर ज़ू फैन के ब्लडी बेबी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ू फैन भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़ू फैन की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है और ज़ू फैन वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। ज़ू फैन कहता है यहाँ पर तो मैं जीत रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अचानक जी सब कुछ कैसे बदल गया। क्या यहाँ पर मैं हारने वाला हूँ? सिर्फ मैं हारने वाला नहीं बल्कि मैं मरने वाला हूँ। ज़ीडियन ज़ू फैन की ये हालत देखकर जल्दी से अपना वेपन निकालता है, सेवंथ एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेवंथ एल्डर अपने मैजिक वेपन को यूज करते हुए उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और पीछे दरख्त के साथ जाकर गिरता है और वो भी जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। सेवंथ एल्डर ज़ू फैन के सामने आकर खड़ी हो जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे सारे लोग जीनियस कहते हैं क्योंकि मैं जीनियस हूँ। तुम मुझे कैसे बेवकूफ बना सकती हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? इस बात में कोई शक नहीं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे प्लान्स भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ कि फ्यूचर में तुम बहुत बड़े महान मास्टर बन सकते हो। काश तुम्हारे पास थोड़ा सा और वक्त होता, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ज़ूजी चेंगफेंग से भी ज्यादा महान और वाइज इंसान बन सकते हो। ज़ूजी चेंगफेंग को तो आप लोग जानते हैं। ज़ूजी चेंगफेंग इस पूरे एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर है, जो कि सबसे ज्यादा समझदार इंसान समझा जाता है। इस नाम को आपने नहीं भूलना, क्योंकि फ्यूचर में ज़ू फैन का ज़ूजी चेंगफेंग के साथ मुकाबला होगा। साथ ही सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाली हो। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी स्कीमिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। मुझे ये पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे डेविल मास्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता, क्योंकि फ्यूचर में तुम मेरी ही जड़ें काटने को दौड़ोगे। लेकिन फ्यूचर तो बहुत ज्यादा दूर है, इस वक्त मैं तुमसे बहुत ज्यादा जीनियस हूँ और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ज़ू फैन अपनी मौत को अपने सामने देखकर कहता है हारना तो हारना ही होता है, फिर चाहे वो फाइट में हारो या फिर किसी के साथ प्लानिंग की गेम में हार जाओ, और जो मरने वाला है वही लूजर होता है, और यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, इसका मतलब मैं लूजर हूँ। ज़ू फैन कहता है मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे भी बहुत सारे लोगों से बदला लेना है। मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं अपनी किस्मत को इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एल्डर अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं जब तुम्हारे सामने एब्सोल्यूट पावर आती है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मरने के, इसलिए चुपचाप रहो और मर जाओ। साथ ही वो अपने हाथ को उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। ज़ू फैन कहता है मैं लूजर हूँ, मैं हार चुका हूँ, अब मुझे रेजिस्ट करने का कोई हक नहीं, और वो एल्डर के सामने अपना सर झुकाकर आराम से बैठ जाता है कि वो मुझ पर अटैक करे और मुझे मार डाले। जैसे ही एल्डर का हाथ उसके करीब पहुंचने लगता है, उसी वक्त पूरे जंगल में ब्लू रंग की आग लग जाती है। एल्डर जो कि ज़ू फैन पर अटैक करने ही वाले होते हैं, वो जल्दी से उस तरफ देखते हैं, क्योंकि एल्डर को बहुत ज्यादा पावर लेवल महसूस होता है। एल्डर कहते हैं ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों आ रहा है? इस मॉन्स्टर को तो थर्ड एरिया में होना चाहिए था। सेवंथ एल्डर उस मॉन्स्टर की पावर के प्रेशर से इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो ज़ू फैन और बाकियों को वहीं पर छोड़कर वापस उड़ जाते हैं। सेवंथ एल्डर के वहाँ से जाने के बाद दिखाते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा पंछी होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। वो बड़ा सा पंछी उन तीनों को वहाँ पर नीचे देखता है, लेकिन नीचे उतरने की बजाय उनके ऊपर से गुजर जाता है। थोड़ी देर के बाद ज़ाओनिंग को होश आती है। ज़ाओनिंग उठते ही देखती है और कहती है ये क्या हुआ, यहाँ पर इतने बड़े धमाके कैसे हुए, क्योंकि सामने की तरफ आधा जंगल जल चुका होता है। ज़ाओनिंग कहती है कि ये सब कुछ एल्डर की फाइट की वजह से हुआ है। कि ज़ू फैन और ज़ीडियन कहाँ पर हैं? वो जल्दी से उठकर अपने आसपास देखती है, उसे पास ही अपने ज़ू फैन नजर आता है जो कि जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है और वो बेहोश होता है। वो भागती हुई उसके पास चली जाती है और रोते हुए उसे कहती है ब्रदर ज़ू जल्दी से उठो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जैसे वो उसे सीधा करने लगती है, उसका हाथ उसकी चेस्ट पर लगता है जहाँ से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है। अपने हाथ पर ब्लड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ज़ू फैन क्योंकि डार्कनेस में चला गया है, क्योंकि वो बेहोश है, इसलिए उसे सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है। वो बार बार उसे कह रही होती है ब्रदर ज़ू जल्दी से उठो, बेहोश मत होना, अपनी आंखें खोलो। ज़ू फैन धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ज़ाओनिंग होती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। ज़ाओनिंग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने आंसू पहुँचते हुए कहती है ब्रदर ज़ू चलो शुक्र है तुम्हें होश तो आई। ज़ू फैन उसे इशारा करते हुए कहता है कि मेरे ब्लडी बेबी को उठाकर मेरे पास लाओ। ज़ाओनिंग उसे कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस ब्लडी बेबी को उठाकर तुम्हारे पास लेकर आऊं? ज़ू फैन क्योंकि इतना ज्यादा वीक है वो बात नहीं कर पा रहा, वो अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ उसे लेकर आओ। ज़ाओनिंग भागते हुए जाती है और उसके ब्लडी बेबी को उठा लाती है, फिर वो ज़ू फैन की बॉडी के ऊपर उसको रख देती है। लेकिन ज़ू फैन का ब्लडी बेबी क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। ज़ू फैन हल्की सी आवाज में कहता है मुझे ब्लड चाहिए। ज़ाओनिंग कहती है अब मैं इसे ब्लड कहाँ से ला कर दूं? वो जल्दी से अपने एयर मैजिक को यूज करते हुए अपनी बाजू को काट लेती है और अपना ब्लड उसके मुंह में डाल देती है। जैसे ही थोड़ा सा ब्लड उसके मुंह में जाता है, ज़ू फैन की आंखें खुल जाती है और वो जल्दी से उठकर उसके बाजू पर मुंह लगा लेता है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह। ज़ाओनिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। थोड़ी देर ब्लड पीने के बाद ज़ू फैन उसके बाजू को छोड़ देता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ज़ाओनिंग आगे से
मुस्कुराना शुरू कर देती है। फिर जाओनिंग उठकर जीटियान की तरफ जाती है। जूफैन पीछे बैठा सोच रहा होता है, इस लड़की ने मेरी जान बचा ली, हालांकि मैंने इसे बलि का बकरा बना दिया था। लेकिन साथ ही जूफैन अपने आप को समझाने के लिए कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि डीमन कल्टीवेटर्स जो चाहे वो कर सकते हैं, वो किसी की भी बलि दे सकते हैं। जूफैन अपने पास एक छोटी सी बॉटल निकालता है और जाओनिंग से कहता है, जाओनिंग इसके अंदर कुछ मेडिसिन पिल्स हैं, इनमें से एक पिल अपने लिए रख लो और एक मुझे खिला दो, इससे हमारी बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। इस पिल को खाने के बाद उस लड़के को जाकर देखो क्या वो जिंदा है या मर गया है, और अगर वो जिंदा है तो एक पिल उसको भी दे देना। जाओनिंग जीटियान की तरफ जाती है तो वो जिंदा होता है, वो एक पिल उसको भी खिला देती है। जाओनिंग उन दोनों को एक एक पिल खिला देने के बाद अपनी पिल को संभाल कर रख लेती है। जूफैन उसे कहता है, तुम भी तो जख्मी हो, तुम अपनी पिल को क्यों नहीं खा रही। जाओनिंग उसे कहती है, मेरी बॉडी पर इतने बड़े जख्म नहीं है जो मुझे इस पिल की जरूरत पड़े, ये वाली पिल तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, कहीं अगर तुम दोबारा से जख्मी हो गए तो तुम्हें दोबारा से इसकी जरूरत पड़ेगी। जूफैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये इतनी भी ज्यादा खास नहीं है और ना ही ज्यादा महंगी है, qianlang पवेलियन ने मुझे फ्री में दी थी। जूफैन जाओनिंग से कहता है, मेरे ख्याल में तुम्हें इस पिल को खा लेना चाहिए, ये पिल तुम डिजर्व करती हो, तो तुम्हें इस लड़के को अपना भाई कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं ये कितना बड़ा कमीना है, थोड़ी देर पहले इसने तुम्हारी बलि देने की कोशिश की थी, इसने तुम्हें चारे के तौर पर यूज करते हुए एल्डर को मारने की कोशिश की। जाओनिंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जीटियान उसे कहता है, इसका प्लान शुरू से यही था, ये शुरू से ही तुम्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए इससे जो भी तुम्हें मिलता है वो ले लो। जाओनिंग जूफैन की तरफ देखती है, जूफैन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। जाओनिंग को ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जूफैन जाओनिंग से कुछ कहने लगता है, लेकिन जाओनिंग रोते हुए से कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। जाओनिंग अपने आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुराती है और जूफैन से कहती है, मुझे पता है कि मेरे ब्रदर जूफैन बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और बहुत बड़े जीनियस हैं, उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा। जीटियान को कोई गलतफहमी हुई है, ब्रदर जू ने मुझे चारे के तौर पर यूज नहीं किया, बल्कि आपका कोई और प्लान होगा। जूफैन भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि असल में जूफैन ने तुझे चारे के तौर पर ही यूज किया था। इतना कहने के बाद जाओनिंग वहाँ से भागते हुए चली जाती है और कहती है, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ, फिर उन्हें बांधकर एक राफ्ट बनाती हूँ ताकि तुम दोनों को खींचकर यहाँ से ले जाया जा सके। जाओनिंग जो कि वहाँ से जा रही होती है, जीटियान उसे कहता है, क्या तुम इसे वाकई में ऐसी जाने दोगी, ये भी बहुत ज्यादा जख्मी है, अगर तुम चाहो तो इससे बदला ले सकती हो, ये तो हरकत भी नहीं कर पाएगा। जाओनिंग उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है, जबकि जूफैन गुस्सा हो जाता है और जीटियान से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जीटियान उसे कहता है, तुम्हारी बॉडी पर जो जख्म है वो मुझसे बहुत ज्यादा गहरे हैं, क्या तुम अपनी सिचुएशन में मुझे मार सकोगे। जीटियान और जूफैन दोनों ही जख्मी हालत में एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। जीटियान सोच रहा होता है, जूफैन तो वाकई में एक जीनियस है और एक डेविल भी है, जिसे किसी की कोई परवाह नहीं, जो फाइट जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके पास अभी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है क्योंकि ये छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा और इसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी तब ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मुझे इससे नफरत भी है और मैं इससे डरता भी हूँ। मुझे इससे नफरत इसलिए है क्योंकि ये किसी वक्त भी अपने दोस्तों को धोखा दे सकता है, ये एक रिलायबल फ्रेंड नहीं है। मुझे इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि ये अपने दोस्तों की जान भी ले सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जाओनिंग 2 लकड़ी की राफ्ट्स बनाकर लाती है और उन दोनों के ऊपर उन दोनों जख्मियों को लिटा देती है और रस्सी बांधकर उन दोनों को खींच कर ले जा रही होती है। और वहीं पर बारिश भी शुरू हो जाती है, उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उठती है और अपने दोनों जख्मी दोस्तों की तरफ देखती है और उन्हें फिर से खींचना शुरू कर देती है। जीटियान वहाँ राफ्ट पर लेटे लेटे सोच रहा होता है, जाओनिंग हम तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर है, यहाँ तक कि मैंने भी ये फैसला किया था। मैंने जूफैन से कहा था कि इसे पीछे छोड़ दो क्योंकि ये हमें वीक कर देगी, ये हमारे साथ नहीं भाग सकती। मैंने इसे पीछे मरने के लिए छोड़ देना था। मुझे अपने यंग मास्टर होने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब ये लड़की मेरी जान बचा रही है जिसको मैं मरने के लिए छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे जूफैन पर ज्यादा तरस आ रहा है। उसे तो अपने पर ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए क्योंकि जूफैन ने उस लड़की से कहा था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे शहर से बाहर लेकर जाएगा क्योंकि उसने उससे वादा किया था। लेकिन जूफैन ने भी इस बेचारी लड़की को धोखा दिया और इसे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब देखो हम दोनों इतनी ज्यादा जख्मी है कि उससे चल भी नहीं पा रहे और ये लड़की हमारी जान बचा रही है। जिस हालत में हम दोनों हैं, जितनी ज्यादा जख्मी हम दोनों हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे। लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, इसने हमें पीछे नहीं छोड़ा। ये हम दोनों को अपने साथ लेकर जा रही है किसी सेफ जगह पर ताकि कोई मॉन्स्टर हमें आकर मार न डाले। इस लड़की का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी में इसका एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। जाओनिंग उन दोनों को खींचते हुए जैसी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, मिट्टी के अंदर से वो चूहा निकलता है। जाओनिंग उसे जल्दी से पहचान लेती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो चूहा जाओनिंग को इशारा करते हुए कहता है, मेरे साथ आओ।
जाओनिंग उसे कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँ। वो उन दोनों को भी अपने साथ लेकर उस चूहे के पीछे पीछे चली जाती है। वो चूहा थोड़ी देर आगे के भागने के बाद एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, सामने देखो, सामने एक गुफा होती है। जाओनिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चलो बारिश से बचने के लिए ये गुफा काम आएगी। जाओनिंग उन दोनों को खींचते हुए उस गुफा के अंदर ले जाती है और उन दोनों को लिटा देती है। जू फैन की जैसी आंख खुलती है वो चिल्लाकर कहता है, हम लोग इस गुफा के अंदर नहीं रह सकते, जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो हमें। जाओनिंग उसे कहती है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं अभी अभी खींचकर तुम दोनों को यहाँ पर लाई हूँ, मैं तुम्हें बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? जू फैन कहता है, जरा जमीन पर देखो, यहाँ पर इस घास को देखो। ज़ीटियान जू फैन से कहता है, ये वाली घास बहुत ज्यादा स्पेशल है, इससे तुम्हारे जख्म जल्दी से हील हो जाएंगे। इसमें इतनी बुरी बात क्या है? तुम इस गुफा में क्यों नहीं रुकना चाहते? जू फैन उसे कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इस ग्रास के अंदर बहुत सारे हीलिंग इफेक्ट्स है, ये किसी के जख्मों को हील कर सकती है, लेकिन किसी में इंसान शामिल नहीं है। ये सिर्फ मॉन्स्टर और स्पिरिट बीस्ट के जख्मों को ही हील कर सकती है। इसलिए इस घास की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट आते जाते रहते हैं ताकि वो अपने जख्मों को हील कर सकें। ज़ीटियान उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमने इस गुफा के अंदर आकर गलती कर दी है, हम एक जाल में फंस चुके हैं। जू फैन उसे कहता है, हाँ अब तुम्हें समझ आई, हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।